नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां धोलका में शादी के खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 400 से 500 लोग बीमार हो गए। आगे बात करेंगे कोटा की, जहां अतिक्रमण हटाने की हुई कार्यवाही, निगम ने दी चेतावनी। साथ ही आगे चर्चा होगी मेरठ की, जहां किठौर पुलिस ने भैंस चोरी का किया सफल खुलासा। 4 शातिर पशु चोर हुए गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पाकिस्तानी हैंडलर्स के लिए जासूसी करते 2 संदिग्ध अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुए गिरफ्तार। भगौड़े लूथरा ब्रदर्स हिरासत में, गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद भाग गए थे थाईलैंड। हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार, जन औषधि केंद्र बंद करने का आदेश खारिज किया। मिसाइल परीक्षण की तैयारियों के बीच भारत ने जारी किया नोटिस, 2520 किलोमीटर तक खतरे का जोन घोषित किया। हेडलाइंस के बाद रुक करेंगे बुलेटिन में खबरों की ओर। धोलका शहर के मीठी कुई इलाके में दोपहर के समय शादी के खाने के बाद बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए। फूड पॉइजनिंग की इस घटना में लगभग 400 से 500 लोग दस्त और उल्टी की शिकायत लेकर परेशान हुए। जानकारी मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। साथ ही धोलका प्रांतीय अधिकारी, डिप्टी मामलतदार और पुलिस टीम भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। इस बीच धोलका विधायक किरीट सिंह डाबी को घटना की सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत मौके का दौरा किया। इलाके के पार्षद और धोलका नगर पालिका के प्रमुख भी तत्काल मौजूद रहे। मीठी कुई क्षेत्रीय कार्यालय में रोगियों का युद्ध स्तरीय इलाज किया गया। विधायक ने इस घटना की तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यूनुस मंसूरी की रिपोर्ट। कोटा नगर निगम ने शहर में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार चल रही कार्यवाही को और तेज कर दिया है। नगर निगम के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि बुधवार को प्राप्त शिकायतों के आधार पर अतिक्रमण टीम ने कार्यवाही की। अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरुणकांत सोमानी के नेतृत्व में और जाब्ता प्रभारी संजीव कुमार की देखरेख में अग्रसेन चौराहा और नयापुरा क्षेत्र से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमणियों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण हटाने की ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी और किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। थाना किठौर पुलिस ने भैंस चोरी की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान 2 अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे वे घायल हुए। घटना की शुरुआत 29 नवंबर 2025 को हुई थी, जब वादी आसिफ ने अपनी भैंस और कटिया चोरी होने की तहरीर थाना किठौर में दर्ज कराई थी। 10 दिसंबर को गश्त के दौरान साइफन चौकी क्षेत्र की नहर पटरी से पुलिस ने साजिद और इमरान को बुलेरो मैक्स पिकअप के साथ गिरफ्तार किया। इनके निशाने पर रखी भैंस और कटिया बरामद की गई। उसी मौके पर फुरकान और साजिद को भी गिरफ्तार किया गया। शेष 3 अभियुक्त फरार हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि चोरी से पहले और बाद में उन्होंने नहर पटरी के पास अवैध शस्त्र रखा था। बरामदगी के दौरान दोनों अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही की। इस घटना में साजिद और इमरान घायल हुए और उनके कब्जे से 2 तमंचा और 2 खोखा कारतूस बरामद हुए। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी किठौर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि बची हुई बरामदगी और फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है। दिनांक 10 दिसंबर 2025 को थाना किठौर में पूर्व में पंजीकृत मुकदमा संख्या 587/25 के वांछित अभियुक्त, जिनका नाम इमरान व साजिद है, इनको साइफन चौकी के पास से चेकिंग के दौरान अरेस्ट किया गया। व पूछताछ करने पर घटना में प्रयुक्त उपकरण व अवैध असला जब बरामद किए जा रहे थे, तभी इनके द्वारा इस अवैध असला से बरामदगी के दौरान फायर कर दिया गया। जब पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ इन पर फायर बैक किया, तब इनके पैर पर गोली लगी है व इनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन्हीं दोनों अभियुक्तों के साथ पूछताछ में ये भी पता चला है कि इनके 2 साथी, जिनका नाम साजिद व फुरकान है, इनको भी अरेस्ट किया गया है। व इनके पास से जो 587/25 में चोरी किए गए पशु थे, उनको भी उनको बरामद किया गया है। इसमें थाना किठौर पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मेरठ से सी न्यूज संवाददाता आमिर अंसारी की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र के गांव फरीदनगर निवासी तहसीन रजा ने बुधवार देर रात एक भव्य जनसभा का आयोजन किया। सभा में प्रधान पद के प्रत्याशी का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और पूरे गांव में तालियों की गड़गड़ाहट से उत्साह का माहौल बना। तहसीन रजा के चुनावी मैदान में आने से गांव का राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि तहसीन रजा लंबे समय से जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का कार्य कर रहे हैं। उनकी सरलता, जनसेवा और सभी समुदायों के प्रति सम्मान उन्हें जनता के बीच प्रिय बना रहे हैं। गांव वासियों ने बताया कि तहसीन रजा जनता की आवाज बन चुके हैं और इस बार गांव में परिवर्तन की मांग बढ़ रही है। जनता का बढ़ता समर्थन देखकर विपक्षी प्रत्याशियों के चेहरों पर तनाव नजर आ रहा है। आज आपने एक सभा का आयोजन किया है, क्या इसका उद्देश्य? देखिए, आज हमारे गांव फरीदनगर में एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा का उद्देश्य ये था कि हमारे गांव में कश्यप समाज के लोगों ने हमारे लिए और अपने लिए सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा किया था एक सभा के रूप में। उसका कारण ये था कि अभी हाल ही में हमारे गांव के 3 लोग 302 हत्याकांड के एक मामले में पुलिस की गिरफ्त में आए थे और उसमें काफी बवाल रहा, काफी उसमें तरह तरह की बातें हुई। और जब पुलिस के उच्च अधिकारियों ने, चाहे वो जिला स्तर पर हो या वो यहाँ सीओ साहब के स्तर पर हो, जब उस टीम ने इसमें जांच पड़ताल की तो तथ्य सामने आए कि वो एक एक्सीडेंट का मामला था और वो बच्चे निर्दोष साबित हुए और अपने घर आए। तो जिन लोगों ने यह गलत अफवाह या लोगों को, जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी कि वो एक मर्डर का मामला था, तो वो तस्वीर साफ होने के बाद उन लड़कों ने या उस समाज के लोगों ने ये एक सभा की थी। अब जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि उसमें मेरी तो एक बहुत छोटी सी भूमिका थी। भाई, सारी मेहनत या सारा जो हम श्रेय देना चाहते हैं, बधाई के पात्र जो है वो हमारे यहाँ की पुलिस, पूरा डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन है। उन्होंने बहुत ही अच्छे विवेक का और अच्छी समझबूझ का परिचय दिया और इसमें तथ्य जब सामने आए, फोरेंसिक टीम जब मुरादाबाद से आई तो जांच में यह पाया गया कि यह एक मर्डर नहीं था, यह एक दुर्घटना थी, एक्सीडेंट था। और उसकी गवाही भी गांव के तकरीबन 50 या 100 लोगों ने पुलिस अधिकारियों के बीच में गवाही दी। तो इसके विषय में यह एक सभा थी। वही सभा का समापन करके अभी हम अपने कार्यालय में पहुंचे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं चुनाव भी लड़ रहा हूं। अच्छा, जिस तरीके से आप देखा जा रहा है, आप युवा हैं और प्रधान पद के उम्मीदवार भी हैं, तो आपके साथ भारी भीड़ का समर्थन मिल रहा है, किस तरीके का आप देख रहे हैं सर? मेरे गांव की जनता, मेरे गांव के लोग बहुत ही प्यारे और भोले भाले लोग हैं। इन लोगों को पिछले 15-20 वर्षों से प्रधानी के नाम पे या राजनीति के नाम पे सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। सिर्फ 2 ही लोग इस गांव में प्रधान बनते रहे हैं और वो जैसे गांव को चलाते रहे वैसे गांव चलता रहा है। गांव के पास दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कोई विकल्प नहीं आया कभी चुनाव लड़ने के लिए, या प्रधान पद का उम्मीदवार कभी कोई ऐसा व्यक्ति मैदान में आया ही नहीं। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इस बार इस गांव में मेरे गांव की देवतुल्य जनता ने और जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं संगठन के, उन लोगों ने मेरा नाम प्रधानी के चुनाव के लिए प्रधान पद उम्मीदवार मुझे बनाया है। उन्होंने मुझे चुना है तो कुछ सोच समझकर ही चुना है। उन्होंने मेरे अंदर कुछ खूबियां देखी हैं। देखा गया है आप युवा भी हैं और शिक्षित भी हैं जी, तो किस नजरिए से अपने गांव को देखते हैं? देखिए, हमारे गांव में आज तक कोई भी ऐसा बड़ा कार्य नहीं हुआ है सिवाय नाली और खड़ंजा या छोटे मोटे कार्य कराने के अलावा कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। बड़ा कार्य जैसे कि एक अच्छे पंचायत भवन का निर्माण हो और वो सुचारू रूप से चले, जिसमें तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, जिसमें क्षेत्र की जो लोगों की ठाकुर द्वारा जाते हैं लोग, समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो किसी की जमीन से संबंधित हो या छोटे मोटे कार्य, वो कार्य हम वहीं निस्तारण कर सकें। ऐसा एक ग्राम पंचायत भवन हम बनाना चाहते हैं।
और गांव में शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं, गांव में एक लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, गांव में एक सरकारी अस्पताल है जो कि बिल्कुल जर्जर हालत में है, उसे हम सुचारू रूप से अच्छे से नया निर्माण करके उसको बनाना चाहते हैं। और जो गांव में सबसे बड़ी एक समस्या है, कूड़ा कचरा दाएं बाएं इधर उधर पड़ा रहता है, तो उसको देखकर मुझे हैरत होती है। और ये हमारे गांव के प्रधान लोग सिर्फ इस फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो पंचायत का फंड आता है उसको हम पारदर्शिता के साथ उपयोग करेंगे और कूड़ा गाड़ी घर घर भेजेंगे और गांव को कूड़ा मुक्त बनाकर गांव का कूड़ा बाहर कूड़ा घरों में भिजवाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में अगर सब कुछ सही रहा तो हम उस कूड़े के लिए एक रिसाइकलिंग प्लांट भी लगा देंगे। वो एक आगे की सोच है, उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे बाद में। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जो दो दूसरे प्रत्याशी हैं उन्होंने बहुत कोशिश की जनता को रोकने की, लेकिन जनता, मेरे गांव की जो भोली भाली प्यारी देवतुल्य जनता है, वो मन बना चुकी है। इस बार वो नया प्रधान चुनना चाहती है और ये परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, बदलाव का ये आगाज है। आज आए हुए लोगों ने, जो भी सम्मानित लोग और जो गांव की जनता कोने कोने से, हर मोहल्ले से आए वो लोग, उन्होंने पूरे गांव को ये संकेत दे दिया है कि इस गांव में अब आने वाले समय में नया प्रधान बनने जा रहा है, परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नबील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां पुलिस ने 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला 8 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद करते हुए 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपहरणकर्ताओं में से एक साहिल मौर्य और किशोरी एक दूसरे को पिछले 1.5 साल से जानते हैं। मामला भदोखर थाना इलाके के बेला गुसीसी का है, जहां के रहने वाले अधिवक्ता निरंजन कुमार पाल ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया था कि उनकी पुत्री का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ता के ने परिजनों के इंस्टाग्राम पर फोटो भेजते हुए धमकी दी थी कि उसका शव कल सई नदी में मिलेगा। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए 8 घंटे के भीतर किशोरी को ऊंचाहार थाना इलाके में एक होटल से बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल और किशोरी की पूर्व से जान पहचान है। वहीं परिजनों ने त्वरित कार्यवाही के बाद किशोरी को सकुशल बरामदगी पर पुलिस को धन्यवाद कहा और सीएम योगी के उस वक्तव्य को भी सत्य बताया जिसमें उन्होंने कहा है कि बदमाश अगले चौराहे पर पकड़ा जाएगा। आइए जानते हैं पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ बताया पुलिस कप्तान डॉक्टर यशवीर सिंह ने और लड़की के पिता ने। वकील साहब, क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार पाल। निरंजन साहब, आपकी बेटी के साथ जो भी हुआ था उसे लेकर के अब आप कितना संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? मैं पूरा संतुष्ट है, पुलिस का आभारी भी हूँ। उन्होंने हमारी बेटी को सकुशल बरामद कर दिया। आप अधिवक्ता हैं, आप लोग, हाँ। ऐसी बात है वो होते हैं। तो योगी जी का एक ये जो नारा है उनकी सरकार का कि अपराधी अगले चौराहे पर पकड़ लिया जाएगा, ये कहाँ तक शाश्वत सत्य साबित हो रहा है? ये भी हमारी घटना से सत्य ही साबित हुआ है। क्या घटनाक्रम क्या था? बाहर को ले गए सर, हम लोग कोर्ट में थे। कोर्ट में हमारी पत्नी ने फोन किया, तो फिर उसके द्वारा हम जब वहाँ गए तो देखे उसका, फिर फोन किया 112 पे। फिर उसके बाद दरोगा भी हल्के पहुंचे, एसओ साहब भी पहुंचे, सीओ साहब भी पहुंचे। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? पुलिस विभाग को हमारे कैसे धन्यवाद। लगभग कितने घंटे में बरामद कर लिया रायबरेली पुलिस ने आपकी बेटी को? 7 घंटे। 6 घंटे में 6 घंटे में बरामद। 6 घंटे। सर, एक लड़की बरामद हुई, क्या था मामला? देखिए, थाना भदोकर में आज दोपहर में एक लड़की की सूचना मिली कि वो घर से अचानक से गायब हो गई। उसके पिता अधिवक्ता हैं, तो काफ़ी अधिवक्तागण थाने पर आए और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। और जो अपहरण करता है उसने एक गंभीर मैसेज इनके इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है, जिसमें लड़की को कुर्सी से बंधा हुआ दिखाते हुए और मैसेज ये किया है कि आपकी लड़की को मार के साई नदी में फेंक दिया जाएगा। इस तरीके का मैसेज किया, तो काफ़ी गंभीर हो गई थी घटना और इसमें जिले के सभी अधिवक्तागण काफ़ी एजिटेटेड थे। इसमें मुकदमा तत्काल धारा 140 BNS के अंतर्गत दर्ज किया गया और CO सिटी की नेतृत्व में पूरी टीम लगी। इसमें SOG प्रभारी, सर्विलांस और थाना लोगों ने मिलकर लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। इसको ऊंचाहार क्षेत्र के एक होटल से अभियुक्त था जो इसका अपहरण किया था, साहिल मौर्य कर लिया है। एक उसका साहिल का अन्य साथी है जिसने अपहरण में मदद, उसको भी पुलिस ने किया है। लड़की से लड़के को जानती है। लड़की को लगभग 3:45 पे मैसेज आया था कि नदी में फेंक देंगे। 9, 9:30 बजे
देखिए इसमें यही है कि रखें और सहयोग करें और जो यही है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। महाविद्यालय में लंबे समय से चल रही शैक्षणिक अव्यवस्थाओं और विभिन्न विभागों में पढ़ाई शुरू न होने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांडर महाविद्यालय इकाई की बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में छात्र हितों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन छेड़ने की तैयारी पर सर्वसम्मति बनी। बैठक में कॉलेज में बीबीए, बीसीए, एमएससी, बीएड और साइंस वर्ग की पढ़ाई शीघ्र शुरू करवाने के लिए निर्णायक संघर्ष की रूपरेखा तैयार की गई। परिषद के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि छात्रों का भविष्य किसी भी कीमत पर अधर में नहीं रहने दिया जाएगा। बैठक में जिला प्रमुख डॉक्टर पवन, जिला संयोजक राहुल ठाकुर और उत्कर्ष तिवारी ने कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभा में मांडर इकाई के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। एबीवीपी जल्द ही महाविद्यालय प्रशासन और संबंधित विभाग को ज्ञापन सौंपकर मांगों को आगे बढ़ाएगी। मांडर से सी न्यूज़ संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। सिवनी जिले के किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी मुख्य फसल मक्का की खरीदी की मांग को लेकर कचहरी चौक पर धरना प्रदर्शन और आम सभा का आयोजन किया। धरना स्थल पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नरेश मरावी, केवलारी विधायक रजनीश हरवंश सिंह, राजा बघेल, शिव सिनोडिया, असलम खान, मोहन चंदेल सहित जिले भर से कांग्रेस के किसान कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने किसानों की समस्याओं और मांगों को जनमानस के समक्ष रखा। किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान विधायक रजनीश हरवंश सिंह की भूमिका के चलते कुछ देर प्रक्रिया बाधित रही, जिसके बाद अपर कलेक्टर सुनीता खांडायत ने कलेक्टर शीतल पटले से विधायक से फोन पर बातचीत कराई। इस वार्ता के बाद ही धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और किसानों ने बिजली, नहर, मक्का और धान की खरीदी से जुड़ी अपनी मांगे ज्ञापन में दर्ज कराई। किसानों ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगों का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि वे अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें। पत्रकार महोदय, पूरा प्रदेश में किसान इतना दुखी और परेशान है कि आज़ादी के बाद में ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि इतना किसान दुखी है। और उसका कारण ये है कि उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा करी थी कि हम 3100 रुपये धान खरीदेंगे, 2700 रुपये गेहूँ खरीदेंगे, 2400 रुपये हम मक्का खरीदेंगे, लेकिन किसानों के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं कर रही है। आज औने पौने दाम में किसान बेच रहा है, उसको सही दाम नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम उनका भावांतर का रेट जो है वो उनके खाते पे डाला जाए, उनके साथ में न्याय हो। और बिजली की बात है, बिजली कम से कम सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक बिजली मिले और उचित वोल्टेज भी मिले, 3 फेस मिले, ताकि किसान अपने खेत में पानी चला सके। यही तो हमारी मांगे हैं। अध्यक्ष जी, आप लोग मक्का लगा के आए हैं, तो अभी मक्का में क्या चाहते हैं किसानों के लिए? मक्का का क्या उचित रेट नहीं मिल पा रहा है? उचित रेट ये मिल पा रहा है कि 2400 रुपये पर कुंटल के हिसाब से आप ही ने बोला था, तो आप खरीदी करें। और जो किसान मजबूरी में बेचे हैं उनको भावांतर का रेट दें, यही तो हमारी मांग है। सिवनी की नहरों की क्या व्यवस्था है? नहरों की तो हालत और भी खराब है, 60% पानी वैसे ही बह जाता है। तो वहाँ तो इसके पहले भी जो है हमारे विधायक जी ने अनेक आंदोलन भी किए उनके क्षेत्र विधानसभा में, लेकिन ये सुनने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि ये केवल भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये केवल किसानों के साथ में धोखा कर रही है। उनके आँखों में रेत डाल रही है, मिर्ची डाल रही है। यहाँ पर अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आए, सबने अपनी पीड़ा को अपनी भावना के अनुरूप मंच से अपनी वेदना को प्रकट किया और एक हमने ज्ञापन बनाया है प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से। और हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय के माध्यम से वो ज्ञापन महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, इन सबको पहुँचे और वही हम ज्ञापन कलेक्टर महोदय को सौंपना चाहते हैं। हमारा एक निवेदन है कि आप देख रहे हैं बड़े अनुशासित ढंग से अन्नदाता किसान भाई जमीन पर बैठा हुआ है, कलेक्टर महोदय आ जाएं, हम लोगों से ज्ञापन ले लें, बस इतनी सी हमारी बात है और कुछ नहीं। क्या मैसेज आया भेजा गया? क्या मैसेज आया? यहाँ से अधिकारियों के द्वारा जो तहसीलदार साहब हैं वो संदेशा लेके गए और हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि जिस ढंग से कलेक्टर साहब से हमारी बातचीत होते रहती है जिले के विकास को लेकर, जिले की कठिनाइयों को लेकर, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी संवेदनशील कलेक्टर हैं, जरूर अन्नदाता किसान भाइयों की सुध लेने के लिए ज्ञापन लेने के लिए। क्या क्या मांगे हैं आपकी? बिजली समय पर मिले, इसकी कटौती ना हो, पूरा वोल्टेज मिले, समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी हो, 2400 रुपया
कुंटल में मक्का खरीदी जाए, 3100 रुपये में धान खरीदी जाए और 2700 रुपये कुंटल में गेहूं खरीदी जाए। और इसके अलावा भी चाहे नहरों में सिंचाई की व्यवस्था हो वो सुचारू रूप से चले, बिजली की बिना कटौती के किसानों को बिजली मिले और फसल बीमा का किसानों को लाभ मिले। ऐसी अनेकों हमारी ज्ञापन में बात है जो हम शासन को सचेत करना चाहते हैं। अर्धरात्रि में बिजली की शिफ्ट चालू ना हो। अब आप बताइए 2 बजे 3 बजे रात से कैसे किसान जाकर बिजली की शिफ्ट, और कैसे इतनी ठंड में शिफ्ट बदलेगा, कैसे पलेगा का पानी। आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर क्या आगे का क्या रूपरेखा है? नहीं, हमने ज्ञापन तैयार किया, ज्ञापन देंगे और अगर उसमें भी सरकार और जिले का प्रशासन सचेत नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आंदोलन करेंगे। हाँ, तीव्र आंदोलन होगा। और सिवनी से सीनू संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।